वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार रविवार को देश का बजट पेश कर दिया है और बतौर महिला वित्त मंत्री रिकॉर्ड 9वीं बार उन्होंने देश का ये बजट पेश कर दिया है। लेकिन बजट को लेकर शेयर बाजार देखिए कैसे हिचकोले यहां पर खाता रहा, वो भी आपको दिखाएंगे। और इसी उथल पुथल में जो निवेशक थे उनके 8 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाहा हो चुके हैं। बजट पेश होने के चलते स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के लिए रविवार को बाजार खुला। फ्लैट ओपनिंग के बाद मामूली बढ़त दिखी, लेकिन जैसे जैसे बजट आता गया इसका सीधा असर मार्केट पर दिखने लगा और जब टैक्स बढ़ने का ऐलान हुआ तो मार्केट भरभरा कर गिरता चला गया और सेंसेक्स इंट्राडे के दौरान 2400 अंक तक टूट गया। मार्केट बंद हुए तो सेंसेक्स में 1546 करोड़ की गिरावट दिखी। इससे पहले बजट की बात करें तो 2025 में 5 पॉइंट की बढ़त, 2024 में 73 पॉइंट की गिरावट, 2023 में 158 अंकों की बढ़त, 2022 में 848 अंकों की बढ़त तो 2021 में 2300 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी देखी थी। लेकिन इस बार बाजार में 11 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए स्वाहा हो गए हैं। अब सभी को सोमवार को बाजार खुलने का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को विदेश निवेशकों की एंट्री से बाजार में रौनक लौटे। तो देखिए, बजट से पहले सोना चांदी के रेट गिरने का सिलसिला था। बजट वाले दिन भी इसी तरह से जारी रहा। पिछले साल से चमक रही चांदी पर तो मानो पिछले 3 दिन में ही ग्रहण लग गया हो। इसके साथ ही सोने की रफ्तार को भी ब्रेक लग गया। हालांकि इससे करेक्शन की गिरावट माना जा रहा है, लेकिन ग्राहकों का भरोसा इन पर डगमगाया हुआ है। जिन्होंने निवेश किया था वो तगड़ा नुकसान झेल रहे हैं और जो निवेश की तैयारी में है वो थोड़े अलर्ट नजर आ रहे हैं। बजट पेश होने के बाद अभी 24 कैरेट सोना 1,62,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी की कीमत 2,78,000 प्रति किलो पर है। जबकि बजट से पहले 30 जनवरी को सोना 1,80,000 से फिसलकर 1,55,000 के आसपास आ गया था। वहीं जो चांदी करीब 3.5 लाख पर पहुंच गई थी वो 2,65,000 के आसपास आ गई है। एक्सपर्ट इस गिरावट को मुनाफा वसूली मान रहे हैं, क्योंकि दोनों ही चमकीली धातुओं को खरीदने का एकदम से क्रेज आ गया था तो रेट बूम हो गए और इस वजह से करेक्शन भी तय था तो गिरावट भी हुई। यानी जिस सोने चांदी के आम लोग दूर भागे हुए थे वो इस गिरावट की वजह से उनके थोड़ा करीब तो आ ही गए हैं। और इसी साल यानी कि 2026 में कई राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं। अब ऐसे में सरकार ने उन राज्यों को भी कुछ न कुछ देने की जरूर कोशिश की है। केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम को इस बजट में क्या कुछ मिला है अब वो आपको दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले बता देते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के लिए जो साड़ी पहनी उसमें भी संदेश छिपा है। 2025 में बिहार में चुनाव था, तब बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी। इस साल तमिलनाडु में चुनाव है तो उन्होंने बैंगनी कांजीवरम साड़ी पहनकर बजट पेश किया। अब बात चुनावी राज्यों को मिले तोहफे की तो पश्चिम बंगाल में दानकुनी से लेकर सूरत तक नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई है। देश में 7 शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का ऐलान भी हुआ है। उनमें बंगाल का सिलीगुड़ी भी शामिल है। अगले 5 सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज को चालू करने की घोषणा की गई है, जिसका लाभ बंगाल को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने 2 नए टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी ऐलान किया, जिसमें एक केरल में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। केरल को वाइल्ड लाइफ पर्यटन का तोहफा मिला है, वहीं चुनावी राज्य असम को बौद्ध सर्किट का तोहफा मिला है। मतलब साफ है कि बजट के माध्यम से चुनावी राज्यों को भी साधने की कोशिश हुई है। वहीं इस बजट पर विपक्ष ने भी जोरदार हमला बोल दिया है और इसे सपने दिखाने वाला बजट बता दिया और इसके साथ ही इसे गरीब और किसान विरोधी बजट भी करार दिया। तो वहीं सरकार की तरफ से भी पलटवार करते हुए इसे विकसित भारत वाला बजट बताया गया। लेकिन विपक्षी नेता बजट से खफा ही दिखे। गरीब का पेट नहीं भर सकता, नौकरी रोजगार दिए नहीं। नौकरी रोजगार कहाँ दिए हैं? अभी भी बड़े पैमाने पे नौजवान बेरोजगार है। सपने दिखाने वाला बजट है। वहीं ममता बनर्जी ने अर्थव्यवस्था के हालात पर ही सवाल खड़े कर दिए। इकोनॉमी इज डिरेल्ड, एंटी वुमेन, एंटी पुअर, एंटी फार्मर्स, एंटी वुमेन, एंटी यूथ, एंटी कम्युनर्स। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए बीजेपी ने इसे 2047 वाला विकसित भारत बजट बताया। छोड़िए जा वो कहते हैं, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमारा काम है काम करना। और जिस तरह का ये बजट है ये 2047 विकसित भारत का खाका इसमें है। जहां बजट पर विपक्ष हमलावर है तो वहीं सरकार इसे लेकर पॉजिटिव है। बजट में हमेशा सबसे ज्यादा टैक्स में मिलने वाली छूट क्या रहेगी इस पर नजर रहती है, लेकिन इस बार आम लोगों को वित्त मंत्री ने वो वाला फायदा तो नहीं दिया। हाँ, इतनी कृपा जरूर हो गई है कि इस टैक्स चोरी में पकड़े जाने पर अब जेल की सजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जुर्माना देकर काम चल जाएगा। वैसे भी ये कोई कम बड़ी राहत नहीं है।
सरकार ने इनकम टैक्स कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर निकालने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. यानी अब आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया जाता है तो सिर्फ जुर्माना भरना होगा, जेल नहीं जाना पड़ेगा। नए इनकम टैक्स एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है। Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. करदाताओं को एक और राहत दी गई है। अब दिसंबर की जगह 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल हो सकेगा। साथ ही मोटर एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा टैक्स फ्री होगा। देश में रेलवे की तस्वीर अब बहुत तेजी से बदलने वाली है। इस साल के बजट में रेलवे को लेकर बड़े ऐलान कर दिए गए हैं और सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की आर्थिक गति, रोजगार और विकास की भी नई कहानी अब लिखने वाले हैं। और इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, जिसमें दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, मुंबई पुणे, पुणे से हैदराबाद, पुणे बेंगलुरु, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई शामिल हैं। इन मार्गों पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाने की योजना है, जिससे यात्रा समय में बड़ी कटौती होगी और कारोबार के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मकसद सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि बड़े शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करना है। यानी जिन शहरों के बीच सफर में घंटों लगते थे, वहां अब मिनटों में पहुंचने का सपना आकार लेने जा रहा है। यही वजह है कि इस साल के बजट में रेलवे को 2,55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया है, जिससे बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और नई तकनीकों को विस्तार में खर्च की जाएगी। और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बजट 2026 पर रेल मंत्री ने बड़ा दावा कर दिया है। रेलवे का सारा जो फोकस है वो सेफ्टी पर है। सेफ्टी पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रैक मेंटेनेंस है उस पर भी फोकस रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सारा फोकस है रेलवे की सेफ्टी पे। 1,20,000 करोड़ इसमें रेलवे की सेफ्टी पे दिया जाएगा और बहुत फोकस किया जाएगा कि किस तरह से रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस, रेलवे के कोच मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मेंटेनेंस और सेफ्टी पे मैक्सिमम फोकस है। मोदी सरकार में लगातार 9वीं बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते सालों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिल खोलकर फंड आवंटित कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले ये 1 लाख करोड़ ज्यादा है और यूपीए 2 के आखिरी बजट से 6 गुना ज्यादा। First step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. वित्त मंत्री के इस भाषण को सुनते ही पीएम मोदी ने जोर से मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया, क्योंकि इसमें छोटे शहरों को विकसित करने का प्रस्ताव था। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, देश भर में वाटरवेज का विस्तार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास पर विशेष ध्यान, जिन्हें उड़ान और स्मार्ट सिटी योजना के जरिए पहले ही गति दे दी गई है। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये जो बजट है वो आम आदमी और छात्रों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? बजट के बाद जी न्यूज ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानने की कोशिश की है। आइए अब मात्र 45 सेकंड में लोगों की राय क्या है वो आपको दिखाते हैं। हम लोग ये मानकर चल रहे थे कि व्यापार के लिए कुछ आज घोषणाएं होंगी, ई कॉमर्स पॉलिसी या रिटेल ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई बात होगी। आज का बजट बड़ा अजीब सा रहा। आज का बजट था ही नहीं, सिर्फ प्रस्ताव थे। ये एक प्रकार के बजट तो था ही नहीं, जैसा पूरा सुना गया सिर्फ प्रस्ताव थे और जो कुछ थोड़ा बहुत था वो साउथ के लिए था, उत्तर भारत के लिए तो कुछ था ही नहीं। युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो। ये बुद्धिस्ट सर्किट की बात की गई है कि नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ करके उसको मजबूत किया जाए। केंद्र के आज के इस बजट से उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी आस थी और वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश को निराश भी यहां पर नहीं किया। इस बजट में उत्तर प्रदेश को मिली सौगातों के लिए सीएम योगी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बाकायदा धन्यवाद किया और लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला ये बजट बताया। क्योंकि बजट में काशी पर खास फोकस किया गया है, प्रदेश को 1500 किलोमीटर की 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की सौगात मिली है, जिसमें पहला दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा तो दूसरा वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश को कई और सौगातें भी दी हैं, जिसके तहत वाराणसी में पानी के जहाजों की मरम्मत के लिए पोर्ट बनेगा तो जिला अस्पतालों की क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी। सभी जिलों में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खुलेंगे। सभी 75 जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को 12.2 लाख करोड़ के डेवलपमेंट किया जाएगा। साथ ही लखनऊ में AICT विकसित करने के लिए बजटीय सहायता दी गई है।
145 करोड़ भारतवासियों के आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक यह बजट है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर यूपी पर खास फोकस रखा गया है। वहीं अब इस बजट पर जो भाईजान है वो आपस में ही लड़ गए हैं। किसी ने बजट में अल्पसंख्यकों के लिए जारी फंड की सराहना कर दी है, तो कोई ये कह रहा है कि इस बजट में तो कुछ भी नहीं मिला। सियासी खींचतान के बीच अब भाईजान के बीच भी दरार पड़ गई है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम सांसदों ने इस बजट को निराशाजनक बताया है। ये यूनियन बजट से लोगों को, आम जनता को बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट निराशाजनक रहा और हमें अफसोस है कि जो उम्मीद लोगों को थी कि आम जनता के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए कोई उसके अंदर सुविधा नहीं रही। खाली डब्बा हाथ में है। आप 50% टैरिफ जो अमेरिका बार बार चिल्ला कर कह रहा था, तबाह कर दिया उसने कारोबार। उस कारोबार को कुछ रिलैक्स देंगे, कोई जिक्र भी नहीं किया आपने। जबकि कई मौलानाओं ने बजट की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने हर तबके का ख्याल रखा है और खास तौर पर अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु उनकी तरक्की और विकास के लिए 3,350 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए हैं। बजट पर अब भाईजान के बीच भी घमासान मचा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया है। अब इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा हुई और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। तो आइए आप जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हो गई हैं और आसान भाषा में कौन कौन सी चीजें इसके बाद महंगी हो सकती हैं। सबसे पहले कैंसर की 17 दवाएं ऐसी हैं जिन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। एक बड़ी राहत दी गई है। 7 गंभीर बीमारियों की दवाओं पर आयात शुल्क में छूट मिल गई है और व्यक्तिगत आयात पर टैरिफ दर जो है वो 20% से घटकर 10% होने वाली है। और विदेश यात्रा पर ये सबसे जरूरी था, जो टीडीएस है वो 5% से घटाकर अब 2% होगा। कपड़ा, चमड़ा, सिंथेटिक, फुटवेयर, लिथियम आयन सेल, इसके अलावा मोबाइल बैटरियां, सोलर ग्लास, जो मिक्स्ड गैस सीएनजी है, इसके अलावा ईवी, माइक्रोवेव ओवन, विमानों का ईंधन और विदेश यात्रा अब सस्ती होगी। तो वहीं शराब पर जो टीडीएस है वो 2% होगा। फ्यूचर ट्रेंडिंग पर एसटीटी जो है वो 0.05% होने वाली है। इसके अलावा खनिज, स्क्रैप और इंडस्ट्रियल सामान भी महंगे हो जाएंगे। ये आपके सामने हमने रखा कि कौन सी चीजें सस्ती होने वाली हैं और कौन सी महंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, क्योंकि 2026 का ये जो आम बजट है वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहा है, बल्कि महिलाओं के भी विकास की बात इसमें की गई है। वित्त मंत्री ने बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, रोजगार से जोड़ने और सुरक्षित माहौल देने पर जोर दिया है और इसी को लेकर देश भर से महिलाओं की मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो भी सामने आ गई है। बजट में सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाएगा, लेकिन महिलाओं में कहीं खुशी तो कहीं गम दिखाई दिया। जो बजट हुआ है, जैसे लग रहा है कि पिछले बजट में थोड़ा चेंजेस करके उसी को पारित कर दिया है। तो महिलाओं के लिए कोई भी ऐसा नहीं कहा, जैसे कि घरेलू चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी तरह का रिबेट नहीं था। कुल मिला के निराशाजनक भी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत खुशी वाला भी नहीं बता सकते, 50-50 मान सकते हैं। बजट को लेकर कई महिलाओं ने महंगाई पर भी चिंता जाहिर की। बजट संतोषजनक तो नहीं रहा। ग्रोसरी, ना तो सिलेंडर वगैरह में कुछ छूट मिली है, ना तो ग्रोसरी, क्योंकि हम लोग तो घर भी चलाते हैं। महंगाई की मार तो है ही। तो जो घरेलू जो गुड्स हैं या फिर गैस सिलेंडर है, इन पे कुछ राहत की उम्मीद थी। स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहे हैं, तो कहीं से कुछ मतलब राहत नहीं है। कुल मिलाकर महिलाओं ने बजट को 50-50 बताया, ना तो पूरी तरह खुशी वाला और ना ही पूरी तरह निराशाजनक वाला। महंगाई के इस दौर में अगर किसी चीज का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ता है तो वो है इलाज का खर्च। अब कैंसर, डायबिटीज की दवाएं इतनी महंगी होती हैं कि मरीज और उनके परिवार पर भारी आर्थिक बोझ इससे पड़ जाता है। अब इसी बड़ी चिंता को ध्यान में रखते हुए इस बजट में सरकार ने एक और अहम और राहत भरा फैसला कर दिया है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 जरूरी दवाओं के आयात पर छूट की घोषणा की। इस कदम से इन दवाओं की कीमतें कम होंगी और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines.
कैंसर, शुगर और दूसरी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली कुछ खास दवाएं फिलहाल आयात की जाती हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी के कारण इनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। अब सरकार ने 17 ऐसी दवाओं की पहचान की है जिनके आयात पर टैक्स में छूट दी जाएगी ताकि ये दवाएं आम लोगों की पहुँच में आ सके। इससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कैंसर और शुगर की दवाओं के सस्ता होने से इलाज का कुल खर्च काफी कम हो जाएगा, जो इस बजट में एक राहत भरी खबर है। इस बजट में किसानों के लिए केवल वादे नहीं बल्कि डिजिटल हथियार भी दे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने भारत विस्तार नाम का एक क्रांतिकारी AI प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। अब किसान अपनी ही भाषा में मोबाइल पर जान सकेंगे कि उनके खेत को कब और कितने पानी या फिर खाद की जरूरत है। बजट 2026 में किसानों और कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने परंपरा और तकनीक का एक बेहतरीन संतुलन पेश किया। इस बार का फोकस केवल सब्सिडी देने पर नहीं बल्कि खेती को AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर उसे एक लाभदायक बिजनेस बनाने पर है। AI बहुत आवश्यक है, भविष्य है वो देश का। ग्लोबलाइजेशन का दौर है आज की डेट में और सब चीज आपस में जुड़ी हुई है। सरकार ने दालों के उत्पादन में देश को नंबर 1 बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का दलहन मिशन शुरू किया। इसके साथ ही अगले 2 सालों में देश के हर खेत का डिजिटल सर्वे पूरा होगा और 11 करोड़ किसानों को एक खास डिजिटल पहचान मिलेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों को सीधे सरकारी मदद दी जाएगी। पशुपालन और डेयरी सेक्टर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारी निवेश का ऐलान हो चुका है। बजट किसान की आय दुगनी करने के लिए टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का एक जबरदस्त मिश्रण है। और उत्तर प्रदेश के अमेठी में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जहां अवैध संपत्ति को पीले पंजे ने जमींदोज कर दिया। बताया ये जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती भी यहां पर कर दी गई थी। और भारी पुलिस बल के साथ ही राजस्व विभाग की मौजूदगी में सीएम योगी का बुलडोजर जमकर गरजा। अमेठी के चौरा गांव में अवैध तरीके से इमारत का निर्माण किया गया था, जिसे लेकर कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद बुलडोजर मौके पर पहुंचा और फिर गरजना शुरू कर दिया। तस्वीरों में देखिए कैसे पीला पंजा प्रहार से पहले घर के सामान निकालता नजर आया। फिर कार्रवाई शुरू की गई। अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाकर मैसेज दे दिया गया कि जहां भी अवैध और अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर दिखाई देगा। योगी सरकार में मैसेज क्लियर है कि कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी बाबरी चिल्लाने वाले हुमायूं कबीर की लैंग्वेज ही बदल गई है। जो हुमायूं कबीर कुछ साल पहले तक योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे थे, वो अब माफी यहां पर मांग रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है कि भले ही वो मुस्लिम वोटों के आधार पर पॉलिटिकल पिच सेट करने में लगे थे, लेकिन सीएम योगी वो चेहरा है जो चुनाव पलटने का दम रखते हैं। और शायद ये बात हुमायूं कबीर को भी समझ आ गई है और उन्होंने 2 साल पहले के बयान पर माफी मांग ली है। हिंदू भाईদের মনে যে আঘাত পেয়েছিল আমি তার জন্য আজকে প্রকাশ্য এই লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। भले ही उनकी जननायक पार्टी के AIM-IM से गठबंधन की बात लास्ट राउंड में हो, लेकिन उन्हें जीत के लिए मुस्लिम वोटों के साथ ही हिंदुओं का वोट भी चाहिए होगा। इसलिए वो माफी मांगकर हिंदुओं का हितैषी होने की कोशिश भी करने लगे हैं। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के नेता राजनीतिक बयानों का जवाब राजनीतिक तरीके से देना जानती है और हुमायूं के इस बयान का पलटवार जल्द दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के ऐसे कई सारे मॉडल हैं जो दूसरे राज्य अभी तक अपना चुके हैं। अब इसी में से एक मॉडल अब बिहार पुलिस अपना रही है और वो है डुगडुगी वाला मॉडल। आखिर क्या है ये डुगडुगी वाला मॉडल और क्या हुआ है इस मॉडल के जरिए बिहार में, दिखाते हैं आपको। डुगडुगी बजाओ और अपराधियों की संपत्ति की कुर्क करो। यूपी में योगी फोर्स इस मॉडल के जरिए अपराधियों की कमर तोड़ने का काम कर रही है और अब यही डुगडुगी वाला मॉडल बिहार में भी अपनाया जा रहा है। बिहार के नवादा में पुलिस ने ढोल बजाकर अपराधियों को अल्टीमेटम दिया है, अल्टीमेटम सरेंडर का। बताया जा रहा है कि दहेज और हत्या के मामले में 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया है। आरोपी पिछले 7 महीने से फरार चल रहे हैं, जिसके बाद आज डुगडुगी पिटवा दी गई। डुगडुगी के जरिए लाउड मैसेज दिया है कि सरेंडर करो नहीं तो संपत्ति कुर्क की जाएगी और फिर इसके बाद ठीक वैसा ही एक्शन लिया जाएगा जैसे अपराधियों के साथ किया जाता है। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने निर्माणाधीन विवादित मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दरअसल मकान में बनी हुई जो गुंबदनुमा धार्मिक संरचना थी, इसी के कारण ये पूरा मामला सुर्खियों में आ गया था। और इस निर्माणाधीन मकान को 2 बुलडोजर की मदद से गिराने का काम शुरू हुआ। इस मकान पर दोनों तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की गई। जेसीबी से करीब 3 घंटे की कार्रवाई में पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया। इस मकान पर 5 जनवरी को ही एसडीएम ने सीज किया गया था। ये विवाद कामता चौधरी और उनके रिश्तेदार लालमन चौधरी उर्फ अब्दुल रहमान के बीच है। लालमन इस स्थान पर गुंबदनुमा निर्माण की कोशिश में था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया।
दरअसल लालमन चौधरी ने 1.5 दशक पहले इस्लाम अपनाया था, फिर अपने परिवार वालों का भी धर्मांतरण करवाया था, जिसके बाद उसने अपने घर पर गुंबद नुमा निर्माण कार्य करवाया, जिसके बाद हंगामा मच गया। गाँव वालों की शिकायत पर प्रशासन ने एक्शन लेते हुए निर्माण को ध्वस्त कर दिया। और अब खबर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर एक्शन की करते हैं। यातायात सुरक्षा पखवाड़ा के तहत ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रही है और उन पर कड़ा एक्शन भी अब लिया जा रहा है। और एक्शन की ये 2 तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश के विदिशा की है, जहां मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को रोड रोलर से नष्ट किया गया। एमपी के विदिशा की इन तस्वीरों को देखिए। एक कतार में जब साइलेंसर को रखा गया है, पुलिस अधिकारी का इशारा मिलते ही रोड रोलर चल पड़ा और एक एक कर 55 साइलेंसर को मिट्टी में मिला दिया। इन साइलेंसर को बुलेट की गाड़ियों से जब्त किया गया था। ठीक उसी तरह का एक्शन रांची में भी हुआ। यहाँ करीब 700 प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर पर एक साथ बुलडोजर चला और सभी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। तेज आवाज से मरीज, बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है, इसलिए जरूरी है कि लोग मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें। आंध्र प्रदेश में एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड ने एक बार फिर से सिस्टम के भीतर छिपे भ्रष्टाचार की परतें खोलकर रख दी हैं। यहां नगर आयुक्त के खिलाफ छापेमारी में ऐसा खजाना मिल गया जिसे देखकर एसीबी अधिकारी भी हैरान रह गए। संपत्तियां किसी राजा महाराजा की रियासत से यहां कम नहीं थी। ये है यादला महेश्वर राव। एसीबी की टीम ने जब इनके घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर दबिश दी तो सामने आई संपत्तियां किसी रियासत से कम नहीं थी। तलाशी के दौरान 9 हाउस साइट, 2 फ्लैट, करीब 1 एकड़ जमीन, 2,60,000 रुपए नकदी, 55,000 रुपए बैंक बैलेंस, 729 ग्राम सोना और 9 किलो चांदी, 1 कार, 3 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में कीमती सामान भी जब्त किया गया। ये तमाम संपत्तियां नगर आयुक्त यादला महेश्वर राव के साथ साथ उनकी मां, पत्नी और बेटे के नाम पर पाई गई है। यादला महेश्वर राव विनुकोंडा नगर पालिका में रेवेन्यू ऑफिसर है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है कि इतनी बेहिसाब संपत्ति आखिर आई कहां से। लेकिन इस छापेमारी ने एक बार फिर सरकारी महकमों में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य प्रदेश की विदिशा की बात की जाए तो यहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। पूरे इलाके में 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। डकैती की घटना के 1 हफ्ते के अंदर ही मोहन फोर्स ने आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात, महंगे मोबाइल फोन और अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। आरोपी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर घर में लूट करते थे। वहीं पुलिस को जांच में 10 लाख कैश भी बरामद हुआ। दरअसल आरोपियों ने 24-25 की रात को बदमाशों ने एक घर में लूटपाट की थी। हथियार के बलबूते डराकर, मारपीट कर हाथ बांधकर उनके घर से लगभग 1 करोड़ के जेवर और कैश लगभग 10 लाख रुपए ये लूट के आरोपी भागे थे। वहीं डकैती की घटना के बाद मोहन फोर्स हरकत में आई और डायल 112 की गाड़ी देखकर आरोपी घबरा गया और भागने के दौरान उसने लूटा हुआ माल सड़क पर गिरा दिया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को पकड़ा था। इसी गिरफ्तारी से पूरे डकैती कांड की कड़ियां खुलती चली गई। पुलिस ने जांच के दौरान 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले।